जय हिंद साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव सत्या क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के अंतर्गत इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर का जो है थ्योरी पढ़ा था और इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको भी सॉल्व किया था, जो कि वन लाइनर प्रश्न थे। आज का जो क्लास है, इस क्लास में पिछले क्लास के प्रश्नों से आगे के प्रश्नों को देखेंगे और आज के जो इस क्लास में प्रश्न होंगे वह थोड़ा स्तर में ऊंचे होंगे पिछले क्लास की तुलना में। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन पिछले क्लास की तुलना में प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा ऊंचा होगा। और इस चैप्टर को लेकर एक बात और है, यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर रेलवे बोर्ड का बहुत फेवरेट चैप्टर है, बहुत पसंदीदा चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से रेलवे के विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं, जिसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए, हमने पिछले क्लास में जो प्रश्न किए थे उससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं। और अगर बात करें, हमने पिछले क्लास में लगभग 15 प्रश्नों को सॉल्व किया था और आज का यह जो क्लास है वहां से आगे है, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए, हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर को हल करने पर प्राप्त परिणाम एक ... होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, वर्ग संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी या फिर अभाज्य संख्या होगी। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम 2021 में पूछा गया है। यह जो प्रश्न है रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो आइए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारा मान आएगा वह अपरिमेय संख्या है, वर्ग संख्या है, भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो देखिए ना, इस प्रश्न को एक तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 119 का स्क्वायर है तो हम 119 गुने 119 करेंगे और माइनस का 111 का स्क्वायर है तो 111 गुने 111 करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो माइनस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा उस बेसिस पर हम देखेंगे कि जो यह वैल्यू है वह अपरिमेय संख्या है, वर्ग संख्या है, अभाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। लेकिन इस अप्रोच के साथ हमें प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इस तरह का अप्रोच जो है वह काफी टाइम कंज्यूमिंग अप्रोच है। यह अप्रोच एकदम मतलब ये समझिए कि आत्महत्या करने जैसा है। एग्जाम में तो बिल्कुल भी इस मेथड को ट्राई नहीं करना है। तो चलिए ना, कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए, हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला यह था कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है हमारा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब देखिए ना, इसी फॉर्मूला पे जो है यह प्रश्न है, इसी फॉर्मूला पे जो है यह प्रश्न दिया हुआ है। अगर हम इसको a मानकर चले और इसको b मानकर चले, इसको a माने और इसको b माने, तो हमारा इसी फॉर्मूला पर बैठ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 119 प्लस 111 गुना में 119 माइनस 111, 119 माइनस का 111। अब चलिए ना, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए ना, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 119 और 111 हमारा हो जाएगा 230 हो जाएगा। और गुना में 119 में से 111 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। हमारा जो वैल्यू होगा वह 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं। तो देखिए, गुना करने के बाद 800 और 24, 8 दूना 16 और 2 18, 1840 आ रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि यह जो मान है 119 का स्क्वायर माइनस 111 का स्क्वायर का जो मान है वह मान अपरिमेय संख्या है, वर्ग संख्या है कि भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है। तो 1840 तो अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। वही अगर हम बात करें वर्ग संख्या की, तो 1840 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। 1840 जो है वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, भाज्य संख्या, तो यह भाज्य संख्या है। कैसे है? तो यह 1 से भी डिवाइड होगा या 2 से भी डिवाइड होगा और इसी तरह इसके जो फैक्टर है वह 2 से अधिक होंगे। इसलिए जो है यह भाज्य संख्या है। 2 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, इन सारे संख्याओं से यह जो है 1840
विभाजित होगा, इसलिए यह जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का जो हमने थ्योरी में परिभाषा पढ़ा है वह है कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यह अभाज्य संख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारा आंसर होगा भाज्य संख्या। ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा वह होगा भाज्य संख्या। 1840 जो है वह क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है, पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है 0 माइनस का 120 प्लस का 120 या फिर 10। और यह भी जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो देखिए ना, हमारा आंसर हो जाएगा 0, आंसर होगा 0। कैसे? तो हम जानते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वह 0 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इसी तरह से इन्फिनिटी तक। तो हमसे कह रहा है कि पहली 5 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यानी कि 0 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। अगर हम ये पहली 5 पूर्ण संख्याओं को गुना करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? तो 0 आएगा, क्योंकि अगर जैसे ही हम 0 के साथ किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो जो हमारा वैल्यू है वह 0 होता है। 0 के साथ किसी भी संख्या को हम गुना करें या मल्टीप्लाई करें तो उसका वैल्यू जो है 0 आता है। भाई 0 सीधा सीधी कहता है कि जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 0, ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि उनमें से कौन सा सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। और यह भी जो प्रश्न है, यह भी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, यह भी प्रश्न रेलवे एग्जाम एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया है। तो आइए पहला कथन को पढ़ते हैं। पहला कथन जो है वो कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। भाई प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम कैसे हो सकता है? हम जानते हैं कि दो जो है अभाज्य संख्या, दो जो है अभाज्य संख्या है, और दो अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी है। दो जो है अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी है। और हमसे कह रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो कहाँ विषम है? दो तो सम है, यानी कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होता है, सम भी होता है। तो ये हमारा पहला कथन क्या है? पहला कथन गलत है। और एक बात और है कि दो जो है पहला ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है, इसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या होगा, जितना भी अभाज्य संख्या होता है वे सारे के सारे संख्या विषम होते हैं। तो दो इकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम होती है, तो नहीं, प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है, दो अभाज्य संख्या है जो कि सम है। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, दूसरे कथन की, तो दूसरा कथन जो है वह दूसरा कथन है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है। तो देखिए ना, दो हमारा अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तीन भी अभाज्य संख्या है। और अगर हम इसके गुणनफल की बात करें तो हमारा गुणनफल जो है वो आ जाएगा 6, जो हमारा गुणनफल है वह आ जाएगा 6। तो क्या 6 विषम संख्या है? 6 क्या है? विषम संख्या है? तो नहीं, 6 जो है सम संख्या है, सम संख्या है, सम है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, तो नहीं, यहाँ हम तो किए दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किए तो हमारा सम आया। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और हमारा अगला प्रश्न जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? और यह भी प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आइए पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जो हमारा पहला कथन है वह है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए ना, ये देखिए हमारा पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है,
0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक क्या है, पूर्ण संख्या है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है वह एक से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। तो हमसे यही पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए ना, 1 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक है, 2 पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक भी है, लेकिन देखिए 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक है। 0 जो है पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या है नहीं है। तो स्टेटमेंट ये पहला स्टेटमेंट क्या है कि गलत है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। वहीं हमसे अगर पूछ देता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो होता है भाई, जितना भी प्राकृतिक संख्या है देखिए ना, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, 1 से स्टार्ट होता है और इसमें भी एक से स्टार्ट होकर पूरा इंक्लूड हो जाता है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या में पूरा पूरी इंक्लूड नहीं होता है, 0 को छोड़ने के बाद पूरा का पूरा इंक्लूड हो जाता है। तो 0 जो है वह प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है। तो वही हमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो नहीं। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक है नहीं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। वहीं अगर हम कथन 2 की बात करें तो कथन 2 जो है वह कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है, तो बिल्कुल होता है। अगर हम बात करें पूर्णांक की यानी कि इंटीजर की, तो इंटीजर जो है वो होता है कि पूर्णांक की तो उदासीन पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। उदासीन पूर्णांक जो है 0 होता है, उदासीन पूर्णांक 0 होता है और धनात्मक पूर्णांक होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। और वहीं ऋणात्मक पूर्णांक होता है -1 -2 -3 और डॉट डॉट माइनस का इन्फिनिटिव तक। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है, तो है। -3 की बात करो तो -3 परिमेय संख्या है। -3 को 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि इंटीजर जो है प्रत्येक इंटीजर जो है वह परिमेय संख्या होता है। चाहे 0 की बात करें या फिर 2 की बात करें, 2 को भी 2/1 लिख सकते हैं और यह p/q के रूप में है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो हमारा जो कथन है, कथन 2 वह क्या है, सही है। कथन 2 जो है वह सही है और हमसे वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 2 जो है वह सही है। चलिए अगले कथन को भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कथन तीसरा की, तो तीसरा कथन जो है वह हमसे कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। तो भाई देखिए ना, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, नहीं होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक का मतलब हो गया जो पूरा पूरी है, -1 है तो -1, -2, -3, -4, या फिर 1 2 3 4 5 6, यह सब पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो वही पूछ रहा है हमसे कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या हम जानते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो देखिए ना, हम ये जानते हैं कि 0.31 को ले लिए, तो यह भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या है। कैसे है, तो 0.31 को हम लिख सकते हैं 31/100, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, तो नहीं, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, भिन्न भी हो सकता है। जो हमारा 31/100 है वह क्या है, परिमेय तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है यानी कि भिन्न है, भिन्न में है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब हो गया कि कंप्लीट अंक, जैसे कि -1 है तो -1, -2, -3 या फिर +1 +2, पूरा पूरी, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो वही हमसे यह कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। तो ना, यह भी हमारा कथन क्या है, गलत है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है, भिन्न भी हो सकता है, दशमलव के रूप में भी हो सकता है। जैसे कि एक और देख लीजिए, 22/7, 22/7 क्या है, परिमेय संख्या तो है, 22/7 जो है परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्णांक है, इंटीजर है, नहीं, इंटीजर नहीं है। इसका वैल्यू की बात करें तो इसका वैल्यू जो है
3.17 होता है, 3.17 होता है। और यह जो है पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा कथन तीसरा भी गलत होगा, तीसरा कथन भी क्या है, गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी 2। कौन सा कथन सही है, तो कथन 2 सही है, कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम PQ है, यानी कि P इंटू Q है, तो संख्या PQ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? आइए देखते हैं। अगर PQ का लघुत्तम समापवर्तक P इंटू Q है, अब देखिए एलसीएम, जब भी हम किसी दो संख्या के एलसीएम लेते हैं तो गुना तभी होता है जब वह को प्राइम नंबर होता है, जब वह को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि को प्राइम नंबर के बारे में हमने बताया कि वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 होता है, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 होता है, यानी कि दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से न कटे, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 ही होना चाहिए, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमसे यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि P और Q का लघुत्तम समापवर्तक LCM PQ है, तो बताइए कि संख्या PQ क्या होगा? विषम संख्या होगा, सम संख्या होगा, अभाज्य संख्या होगा या फिर भाज्य संख्या होगा? तो देखिए ना, अगर किसी भी दो संख्या का हम एलसीएम लेते हैं, दो संख्याओं का अगर हम एलसीएम लेते हैं, जैसे 10 हो गया 11 हो गया, 10 हो गया 11 हो गया, और 10 11 क्या है मेरा को प्राइम नंबर है, यानी कि रिलेटिवली नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। और इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 10 गुने 11 हो जाएगा, 10 गुने 11 हो जाएगा, यानी कि 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, यानी कि P इंटू Q हो जाएगा। तो हमारा आंसर में को प्राइम नंबर नहीं दिया है, को प्राइम नंबर नहीं दिया है, तो हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। तो देखिए ना, एलसीएम में गुना तभी होता है, एलसीएम में गुना तभी होता है जब संख्या या तो को प्राइम नंबर हो या फिर अभाज्य हो, या फिर अभाज्य हो। जैसे कि 3 हो गया 5 हो गया, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। और अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 इंटू 5 हो जाएगा, यानी कि P इंटू Q होगा, P इंटू Q होगा। दूसरा कोई भी संख्या लीजिए, एक ले लीजिए 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए। अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जो है हमारा 7 इंटू 11 हो जाएगा, 7 इंटू 11 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। यदि P और Q का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जो है PQ है, तो संख्या अभाज्य संख्या होगी, संख्या जो है अभाज्य संख्या होगी, या फिर को प्राइम नंबर होगा, या फिर को प्राइम नंबर होगा। तो ऑप्शन में हमारा को प्राइम नंबर नहीं दिया है, ऑप्शन में जो है सह अभाज्य संख्या नहीं दिया है। तो जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वह अभाज्य संख्या होगा, विषम संख्या बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जैसे हम 3 और 9 ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 3, एलसीएम होगा 9 होगा, गुना नहीं होगा, 3 इंटू 9 नहीं होगा। वही सम संख्या ले लीजिए, सम संख्या ले लीजिए, जैसे कि 10 ले लिए और 8 ले लिए, 10 और 8 ले लिए, तो इसका जो हमारा 10 और 8 का जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 5 4। अब देखिए 20 40 हो जाएगा, 10 और 8 गुना नहीं होगा, 10 और 8 गुना नहीं होगा, हमारा जो एलसीएम है वह हो जाएगा 40, गुना नहीं होगा, एलसीएम निकलेगा। अगर अभाज्य संख्या रहेगा, अगर हमारा अगर अभाज्य संख्या रहेगा तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और वही हमसे पूछ रहा है कि PQ कब होगा, तो जब संख्या जो है अभाज्य होगा, जब संख्या अभाज्य होगा, अभाज्य होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य संख्या। यदि P और Q का लघुत्तम समापवर्तक PQ है तो संख्या PQ अभाज्य संख्या होनी चाहिए, या फिर को प्राइम नंबर होना चाहिए, या फिर को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या रहेगा तो हमारा एलसीएम में क्या है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा। और यह भी प्रश्न जो है, यह भी प्रश्न एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, यह भी प्रश्न जो है रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहली 5 त्रिकोणीय
संख्याओं का माध्य क्या होगा। माध्य का मतलब होता है औसत, माध्य का मतलब होता है औसत, एवरेज, एवरेज, एवरेज। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न भी एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। तो आइए ना देखते हैं पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणीय संख्या जो है वह 1 होता है, 1 होता है, फिर प्लस का 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस का 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर प्लस का 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और प्लस का 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमसे यही कह रहा है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्या, तो 5 हो गया, देखिए ना 1 3 6 10 15, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या हो गया, और इन्हीं 5 संख्याओं का माध्य कह रहा है। तो माध्य हम क्या करते हैं, जितना संख्या है उसको जोड़ देते हैं, जितना भी संख्या है उसको जोड़ देते हैं, और जितना संख्या हुआ जितना नंबर होगा 1 2 3 4 5, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एवरेज निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। अगर 5 संख्याओं का हमसे औसत पूछ रहा है तो पांचों संख्या को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा एवरेज आएगा, देखिए ना 25 और 6 31, और 31 3 34, और 1 हो जाएगा 35, 35/5, और ये कटेगा 7 बार में, 7 बार में। तो हमसे पूछ रहा है कि पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य यानी कि एवरेज क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन नंबर सी, 7 हो जाएगा। पहली 5 त्रिकोणीय संख्याओं को अगर हम जोड़ के और 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि उसका औसत निकालेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 7। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणीय संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्रिकोणीय संख्या है। देखिए 21 15 45 और डी में है सभी, तो सभी त्रिकोणीय संख्या है, सभी जो है सभी का सभी त्रिकोणीय संख्या है। 21 भी त्रिकोणीय संख्या है, 15 भी त्रिकोणीय संख्या है, 45 भी त्रिकोणीय संख्या है, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा एक चीज और है, एग्जाम में इस तरह से भी प्रश्न पूछ देता है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछ देता है कि पूछ देगा कि 10वां त्रिकोणीय संख्या कौन सा होता है, पूछ देगा कि 10th ट्रिंगुलर नंबर कौन सा होगा। 10वां त्रिकोणीय संख्या, 10वां त्रिकोणीय संख्या बराबर व्हाट। अगर हम पूछ दे कि कोई भी संख्या पूछ दे कि 10वां पूछ दे, 10वां त्रिकोणीय संख्या कौन होगा, 15वां त्रिकोणीय संख्या कौन सा होगा, या फिर 8वां त्रिकोणीय संख्या कौन होगा, तो एक फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। और देखिए एक फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। और इस फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी ट्रिंगुलर नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमसे पूछ दे कि 10वां त्रिकोणीय संख्या कौन होता है, 10वां त्रिकोणीय संख्या कौन होता है, तो n की जगह पर हम 10 मान पुट कर देंगे, n की जगह पर जो है 10 मान पुट करेंगे, और देखिए ना 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 10 और 1 11, 11 इंटू 10 110, 110/2, और जो हमारा कट के आएगा आंसर वो होगा 55। यानी कि जो हमारा 10वां त्रिकोणीय संख्या है वह है 55, 10वां त्रिकोणीय संख्या जो है वह 55 है। वैसे ही आप इस फॉर्मूला के बेसिस पे 8वां 9वां 15वां 20वां 25वां कोई भी त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से आप कोई भी त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी अभाज्य संख्या है। और यह जो प्रश्न है रेलवे के एग्जाम में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। रेलवे के एग्जाम में जो है इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों की एक एक करके हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न पे आते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो 23 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो देखिए इस प्रश्न को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अभाज्य संख्या, चूंकि हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, यानी कि अगर जो भी संख्या होगा, जो भी अभाज्य संख्या होगा वह या तो एक से कटना चाहिए या स्वयं उस संख्या से कटना चाहिए जो कि वह स्वयं है। जैसे कि
अगर 161 की बात करें तो 161 जो है या तो 1 से कटना चाहिए या फिर 161 से, अगर ऐसा है तो यह अभाज्य संख्या है। तो आइए ना चेक करते हैं। पहला अगर हम चेक करने के लिए बात करें तो हम इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, या तो डिवाइड करके देख सकते हैं कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और इसी तरह सबको चेक करेंगे। तो जो हमारा नहीं कटेगा, जो हमारा एक और स्वयं उस संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेगा, वही जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो पहला जो मेथड है वह है हमारा कि चेक करें, एक एक करके चेक करें कि 161 जो है 2 से कट रहा है कि नहीं, 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 से कट रहा है कि नहीं, 5 से कट रहा है कि नहीं, और इस तरह से चेक करेंगे, बारी बारी से सबको चेक करेंगे। और ऐसा करेंगे तो हमारा जो टाइम है वह बहुत ज़्यादा खपत होगा, टाइम जो है एकदम बहुत ज़्यादा खपत होगा। और इस अप्रोच के साथ एग्जाम में बिल्कुल भी प्रश्न को नहीं बनाना है, इस अप्रोच के साथ एग्जाम में प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यह जो है मेथड एकदम जानलेवा मेथड है, जानलेवा मेथड है। अगर आप एक एक करके सब चेक करेंगे तो आपका जो है टाइम खपत हो जाएगा, टाइम जो है एक ही क्वेश्चन में चला जाएगा। तो आइए ना इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, हम चारों ऑप्शन को देखेंगे, और चारों ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, सबसे बड़ा जो ऑप्शन है जो वो है ऑप्शन नंबर डी 221, ऑप्शन नंबर डी 221। अब देखिए आपको क्या करना है कि 221 से कम वर्ग संख्या कौन सा होता है, 221 से कम वर्ग संख्या कौन होता है, आपको यह पता करना है कि 221 से कम वर्ग संख्या कौन होता है। तो देखिए 15 का इस अगर जो वर्ग करेंगे तो 15 का वर्ग जो होता है 225 होता है, जो कि 221 से ज्यादा है। तो हमको 221 से कम चाहिए, 221 से कम चाहिए, तो 221 से कम देखेंगे तो हमारा 14 का वर्ग होगा, और 14 का जो वर्ग है वो होता है 196। 14 का वर्ग जो होता है वो होता है 196, 196, जो कि क्या है 221 से छोटा है, 221 से छोटा है। तो हमें क्या करना है कि चारों ऑप्शन में से जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, यानी कि जिस ऑप्शन में सबसे बड़ा संख्या दिया रहेगा उस संख्या से हमें कम का वर्ग संख्या के बारे में सोचना है। जो ऑप्शन में हमारा सबसे बड़ा संख्या दिया रहेगा उससे हमें कम वर्ग संख्या को देखना है। तो देखें हम कि 221 से जो कम वर्ग संख्या है वह है 196, 221 से जो कम वर्ग संख्या है वह है 196, जो कि 14 का वर्ग होता है, जो कि 14 का वर्ग होता है। अब हमें क्या करना है कि जैसे 196 का वर्गमूल क्या होता है, 196 का वर्गमूल होता है 14, 196 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 14। अब क्या करना है कि हमें 14 से कम जितना भी अभाज्य संख्या होगा, 14 से कम जितना अभाज्य संख्या होगा उसको लिख लेंगे। वर्गमूल जो 196 का वर्गमूल 14 से कम सभी अभाज्य संख्या को लिख लेंगे, सभी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 14 से कम अभाज्य संख्या होता है 13 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ये सारे अभाज्य संख्या क्या है, 14 से कम है। 14 से कम जितना भी अभाज्य संख्या है उसको हमने लिख लिया। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करके आपको देखना है, इन्हीं संख्याओं से आपको डिवाइड करके देखना है कि यह जो संख्या है यह कट रहा है कि नहीं इन संख्याओं से। तो देखिए ना 2 से अगर 161 को अगर विभाजित करेंगे तो नहीं विभाजित होगा, 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से करेंगे तो 5 से भी नहीं होगा, 7 से करेंगे तो 7 से हमारा ये कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 दूना 14 और 7 21, 7 से 2 और 23 बार में कट जाएगा। यानी कि यह तो अभाज्य संख्या नहीं है, जो 161 है यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि यह 7 से विभाजित हो रहा है। वहीं अगर हम 171 की बात करें तो 171 को देखेंगे तो 171 जो है 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 सते 21, 57 बार में यह भी कट जाएगा। यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है। वहीं अगर हम बात करें 173 की तो 173 को चेक करते हैं
तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, और 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 नहीं, 7 से भी नहीं कटेगा, और 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा। यह जो 173 है वह इन संख्याओं में से किसी संख्या से भी नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा सी। आंसर जो है सी हो जाएगा। बाकी की संख्या जो है 221 विभाजित होगा। आप देखिए ना, 2 या 3 किसी भी संख्या, मतलब 2 से 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन संख्याओं में से किसी न किसी संख्या से 221 विभाजित होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वह है 173। 173 जो है अभाज्य संख्या है। जो नहीं कटा इन संख्याओं से वही जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करने के बाद जो है आपको काफी सुविधा हो जाएगा ऐसे प्रश्नों को बनाने में। एक आध दो प्रश्नों में आपको जो है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे इस टाइप के प्रश्नों पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है गति बढ़ते जाएगा। तो चलिए ना, इससे जुड़ी और भी प्रश्नों को देखते हैं जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एलपी का एग्जाम हो। तो आइए इसे मिटाते हैं और इससे आगे के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तब तक आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, चलिए हम आ गए हैं अब अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा अगला प्रश्न 24 कह रहा है कि निम्न में अभाज्य संख्या कौन है। निम्न में अभाज्य संख्या कौन है। यह प्रश्न जो है जस्ट अभी हमने पिछला जो क्वेश्चन नंबर 23 था उसी प्रकार का है, हूबहू वही उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो चलिए ना, जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्न में अभाज्य संख्या कौन है। और 261, 161, 373, 437। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम 2018 में पूछा गया है। जो यह प्रश्न है वह एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो आइए जिस तरह से हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था उसी प्रकार इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था कि चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा होगा, पहले उस ऑप्शन को देखेंगे। देखिए, चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी, 437। अब हमें क्या करना है कि 437 से कम कौन सा जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 437 से कम पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। देखिए ना, 437 से जो कम पूर्ण वर्ग संख्या है वो होता है 400। 437 से कम पूर्ण वर्ग संख्या 400 होता है, जो कि 20 का वर्ग होता है, 20 का वर्ग होता है। और 20 का वर्ग होता है 400, जो कि 437 से कम है। अब हमें क्या करना है कि 400 का वर्गमूल, 400 का जो है वर्गमूल, 400 का वर्गमूल से कम, 400 का वर्गमूल से कम जितना भी अभाज्य संख्या होगा उसको लिख लेंगे। तो 400 का वर्गमूल जो है कितना होता है, 400 का वर्गमूल जो होता है 20, 400 का वर्गमूल 20, और 20 से कम अभाज्य संख्या, 20 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो 20 से कम जो पहला अभाज्य संख्या हो वो होगा 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2। 20 से कम जितना अभाज्य संख्या होगा वह है 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। अब हमें क्या करना है कि इन संख्याओं से हमें भाग देना है ऑप्शन में। इन संख्याओं से हमें इनमें भाग देकर चेक करना है कि कौन संख्या जो है इससे कट रहा है। जो इन संख्याओं से कट रहा होगा वह भाज्य संख्या होगा, और जो इन संख्याओं से नहीं कटेगा वह अभाज्य संख्या होगा। जो इन संख्याओं से कट जाएगा वह हमारा भाज्य संख्या होगा, और जो इन संख्याओं से नहीं कटेगा वह हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो चलिए ना देखते हैं। अगर हम बात करें 261 की, तो 261 जो है वह 3 से कट जाएगा। 3 से कितना बार में कटेगा, तो 24, 8 और 7, 87 बार में 3 से कट जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 161 की, तो 161 जो है 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा,
7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 21, 23 बार में 7 से कट जाएगा। वही देखिए ना 373 की बात करें तो 373 जो है इन संख्याओं में से किसी संख्या से नहीं कटेगा। 373 जो है इन संख्याओं में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा आंसर होगा। जो 373 है वह अभाज्य संख्या है। अगर हम बात करें 434 की तो 434 जो है वह 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, 23 बार में 19 से कट जाएगा 437। तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 373। 373 जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा। चलिए अगर हम बात करें अगले प्रश्न की तो हमारा अगला प्रश्न 25 जो है वह है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। सेम टू सेम यही पैटर्न है, सेम टू सेम एकदम, और इसमें भी वही फॉर्मूला अपनाना है जो हमने पिछले प्रश्न में अप्लाई किया था। तो देखिए ना निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 1147, 889, 1899 और दूसरा जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो है 997। तो देखिए ना हमारा एक चीज आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वैसे ही छट जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है ऐसे ही छट जा रहा है कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि 997 जो है 997 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है 997 होता है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होता है। तो हम जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 है। अगर आपको याद है तो आप फट से इस ऑप्शन को टिक कर दीजिएगा, और नहीं अगर आपको पता है तो लगाइए उसी तरह का जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में जो विधि अपनाया था। तो देखिए ना इसको भी अगर हम बात करें कि चारों ऑप्शन में देखेंगे कि हमारा चारों ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है। तो चारों ऑप्शन में हमारा सबसे बड़ा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 1899। अब हमें क्या देखना है कि 1899 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती है। तो 1899 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या जो है वह है 1849। 1849 जो है वह 43 का स्क्वायर है, 43 का वर्ग है 1849। और 1849 जो है क्या है 1899 से छोटा है। 1899 से छोटा है। तो हमने क्या कहा है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा जिसमें सबसे बड़ा संख्या दिया होगा उस संख्या से कम पूर्ण वर्ग संख्या हमको देखना है। तो हमारा 1899 से जो ठीक पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आता है वह है 1849। और 1849 का वर्गमूल अगर हम बात करें तो 1849 का वर्गमूल जो है 1849 का वर्गमूल हमारा होगा 43। और 43 से नीचे 43 से कम अभाज्य संख्या 43 से कम अभाज्य संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। और 43 से कम जितना भी अभाज्य संख्या लिख लेंगे होगा वो लिख लेंगे, और क्या करेंगे सभी से डिवाइड करके देखेंगे। और इन संख्याओं में से जो नहीं कटेगा 43 से कम जितना भी अभाज्य संख्या होगा उन संख्याओं में से अगर जो ऑप्शन नहीं कटेगा वह हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इतना लेंदी नहीं जाना है, चूंकि जो ऑप्शन है वह इसी अकॉर्डिंग दिया है जैसा कि आप इजी से बना सके। तो आपको क्या करना है कि 3 अंकों की अगर हम बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 3 अंकों की आप लिख लीजिए। देखिएगा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह है 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या जो है वह होता है 997। तो आप इसको लिख लीजिएगा, अगर आपको याद रहेगा तो जो है प्रश्न को बनाने में आपको सुविधा होगा, प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको काफी मदद मिलेगा। और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न भी कहीं ना कहीं इसी बेसिस पे दिया गया है
कि जो 3 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या जो है 997 को डाल दिया है और आपसे पूछ दिया है। अगर आप प्रोसेस में जाइएगा तो आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न जो है हमारा वह है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। संयुक्त संख्या नहीं है यानी कि संयुक्त संख्या जो होता है, संयुक्त संख्या जो होता है वह भाज्य संख्या को कहते हैं। संयुक्त संख्या जो है भाज्य संख्या को कहते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि कौन भाज्य नहीं है। तो भाज्य नहीं है यानी कि अभाज्य कौन है, कौन अभाज्य है। यानी कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को देखा है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य नहीं है, अभाज्य है। तो देखिए ना, जो हमारा इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा संख्या है वह है 943। 943। अब हमें क्या करना है कि 943 से पहले कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या आता है। तो 943 से पहले जो पूर्ण वर्ग संख्या आता है वह है 900। 943 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 900 आता है, जो कि 30 का वर्ग है, जो कि 30 का वर्ग है। 30 का वर्ग 900। 900 और 900 जो क्या है 943 से छोटा है। अब देखिए हमें क्या करना है कि 900 का वर्गमूल, 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। 900 का वर्गमूल कितना होता है 30। और 30 से कम जितना भी अभाज्य संख्या है, 30 से कम जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिख लेंगे। 30 से कम जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिख लेंगे और बारी बारी से चेक करेंगे कि कौन सा संख्या उन अभाज्य संख्याओं से कट रहा है, कौन सा संख्या जो है उन अभाज्य संख्याओं से कट रहा है। जो कट रहा होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा, और जो उन अभाज्य संख्याओं से कटेगा, यानी कि 30 से नीचे जो भी अभाज्य संख्या जो होगा, उन संख्याओं से जो संख्या नहीं कटेगा, इन चारों में से जो नहीं कटेगा वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा अभाज्य संख्या होगा। वो हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आइए ना देखते हैं कि 30 से कम अभाज्य संख्या, 30 से कम अभाज्य संख्या, 30 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3 और 2। 30 से कम जो अभाज्य संख्या होगा वो हमारा हो जाएगा 29, 23, 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, 2। और हमको क्या करना है कि इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करके बारी बारी से चेक करना है। इन्हीं संख्याओं से डिवाइड करके बारी बारी से चेक करना है कि कौन सा संख्या जो है इन संख्याओं से नहीं कट रहा है, कौन सा संख्या इन संख्याओं से नहीं कट रहा है। और जो इन संख्याओं से नहीं कटेगा वो हमारा हो जाएगा अभाज्य संख्या, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए ना चेक करते हैं। अगर हम बात करें 343 की, तो 343 जो है 3 से कटेगा, तो 3 से 3 3 9, 3 एकम 3, नहीं 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 5 40, नहीं 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा, तो 7 हो गया हमारा, 7 1 और 2 21, 3, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा, तो 13 तो 91, 4, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखेंगे, 17 से कटेगा, तो 17 85, नहीं 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कटेगा। और जहां तक कि सवाल है इन संख्याओं से कटने का, तो 943 जो है, 943 जो है वह 23 से कटेगा। 943 जो है 23 से कटेगा। वही अगर हम बात करें 409 की, तो 409 जो है वो इन संख्याओं में से किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। आप भाग देकर देख लीजिएगा, इन संख्याओं से किसी से भी नहीं कटेगा। वहीं अगर हम बात करें 323 की, तो 323 जो है वह 17 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। 323 जो है 17 से कटेगा। वहीं अगर हम बात करें 713 की, तो 713 जो है वह भी 23 से डिवाइड होगा। 713 जो है वह भी 23 से डिवाइड होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। तो 409 जो है संयुक्त संख्या नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो ये था हमारा आज का क्लास। और इस क्लास में हम आशा करते हैं कि उन सभी प्रश्नों को बेहतर तरीका से समझा पाए होंगे, जो कि पीछे किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है।
और इससे अगले क्लास में इससे अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, इससे अगले क्लास में इससे अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे और संभवतः अगले क्लास में ही जो है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर जो है हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वह समाप्त हो जाएगा। अगले क्लास में जो हमारा इस चैप्टर से संबंधित जो प्रश्न है वह लगभग खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।